नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएस ऑफिशियल शिक्षा में। दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने नागरिकता के बारे में देखा कि भारतीय नागरिकता कैसे किन परिस्थितियों में दी जाती है और किसे नहीं दी जाती है। इसके बारे में हमने पूर्ण रूप से चर्चा कर ली। अब आइए भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार को देखते हैं। ये भाग 3 में है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की बात कर ले तो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 35 से 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से और 35 तक जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस संबंध में भारत के संविधान और अमेरिकी संविधान में वर्णित अधिकार पत्र से प्रभावित है। यानी भारत का संविधान जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान 1971 से प्रभावित है। दोस्तों, फिर आइए, मौलिक अधिकार जीवन की स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी किसी को स्वतंत्र जीवन एवं अभिवृद्धि युक्त जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार का होना अति आवश्यक है। इसलिए राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा राज्यों के कठोर नियमों के विरुद्ध, राज्य अगर कोई कठोर नियम बनाएगा तो उसके विरुद्ध यह सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान द्वारा इन्हें न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त है। तो संविधान जो है मूल मौलिक अधिकार जो है उसे संरक्षण भी प्रदान किया है। फिर आइए, केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार, मतलब केवल भारतीयों को जो मूल अधिकार प्राप्त है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभिन्नता, तो जो है धर्म, मूल, वंश, जाति एवं जन्म के स्थान पर भेद जो है किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में भेद किया जा सकता है, नहीं तो अनुच्छेद 15 में किसी भी व्यक्ति से मूल, वंश, धर्म, लिंग, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के कार्यों में अवसर की समानता प्रदान की जाएगी और यह केवल भारतीयों को प्रदान किया जाएगा, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारतीय लोग ही केवल अपने अधिकारों के विषय में बोल सकते हैं। शांतिपूर्ण एवं स्वस्थ रहित संघ बनाने, यानी शांतिपूर्ण संघ आप बना सकते हैं। सरकारी समिति बनाने की, भारत के राज्य क्षेत्र अवैध संचरण में रहने, व्यापार करने की जो है व्यापार करने का अधिकार भी दिया गया है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की भी बात की गई है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनके हितों की भी बात की गई है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 जो भारतीयों को प्राप्त है संरक्षित संस्थानों में, यानी जो संरक्षित संस्थान हैं उनमें प्रशासन करने एवं अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है निहित है। भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, यानी ऐसे मौलिक अधिकार जो भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 जो है वो विदेशियों एवं भारतीय नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। फिर अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, यानी गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, ये सबको है। फिर अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है। अनुच्छेद 23 भी सबको प्राप्त है शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद जो है 25, 26, 27, 28 धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सबको प्राप्त है। विदेशी एवं भारतीय सबको जो है ये अधिकार प्राप्त है। फिर है अनुच्छेद 12
आइए देखते हैं अनुच्छेद 12। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। ये परिभाषा का ये आर्टिकल है अनुच्छेद 12। इसमें जो है राज्य की परिभाषा दी गई। इसमें भारत सरकार एवं साथ साथ एवं प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल एवं राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानिक प्राधिकारी और राज्य आएंगे। यानी सभी, जो राज्य का मतलब है जो कोई कंपनी हो गई, राज्य का मतलब कोई एक सरकार या कोई देश नहीं। इसके अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत सभी प्राधिकारी, कंपनियां, सरकारी एजेंसियां सभी आएंगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऐसी निजी इकाई अथवा एजेंसी को भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जो राज्य के संस्थान के रूप में कार्य कर रही हो। मूल अधिकारों का वर्णन। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके हनन की दशा में सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। यानी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आइए अब अगला देखते हैं मूल अधिकारों से संबंधित। तो पृथक्करणता का सिद्धांत देख लेते हैं। पृथक्करणता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग ऐसा है जो अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त करता है, विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों के विरोध रखने वाली इस भाग को, मूल अधिकारों रखने वाली इस भाग को शून्य किया जाएगा, न कि अधिनियम को। निजता का अधिकार, अनुच्छेद 24। निजता का अधिकार तो अनुच्छेद निजता का अधिकार आइए देखते हैं। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने निजता के अधिकार के मामले पर निर्णय देते हुए इसे मौलिक अधिकार माना। तो इसे मौलिक अधिकार, निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है माना। इसके अनुसार निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का ही अंग है। यानी अनुच्छेद 21 में जो जीवन एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसका ही अंग है निजता का अधिकार। यह भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत नहीं निहित विभिन्न मूलभूत स्वतंत्रता के अंतर्गत स्वतः ही संरक्षित है। तो निहित है जो वह स्वतंत्र ही संरक्षित हो जाएगी और मूल अधिकार आपको प्राप्त होंगे। अब मूल अधिकार क्या क्या है, किसमें, आइए देख लेते हैं। तो मूल अधिकार जो है हमारा समता का अधिकार, अनुच्छेद जो है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद जो है 19 से 22 तक है। फिर जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 एवं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 एवं 28 है। तो अनुच्छेद 25 एवं 25 से 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कोई भी चाहे वो किसी अल्पसंख्यक क्षेत्र का हो, वो अपनी शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए संस्थान का गठन कर सकता है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 DPSP जिसे कहा जाता है,
फिर अगला है अनुच्छेद 13। आइए देखते हैं अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 13 कहता है, अनुच्छेद 13 की 13 का 2 में है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो मौलिक अधिकारों को छीन ले अथवा उन्हें कम कर दे। यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है तो न्यायपालिका उस विधि को न्यायिक समीक्षा कर सकती है एवं अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उसे विधि शून्य घोषित कर सकती है। फिर दिया है कि अनुच्छेद 13(3) में संसद एवं विधानमंडल द्वारा पारित विधियां, शासकीय आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश और विधि को बल रखने वाली प्रथाएं इस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित की गई हैं। अनुच्छेद 13(4) कहता है कि अनुच्छेद 13 के उपबंध अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होंगे। यानी अनुच्छेद 13 पर जो संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 368 में, उस पर लागू नहीं होंगे। और यह 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। तो जो है इस पे कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पे अपना निर्णय सुनाया और कहा कि जो है पहली बार शंकरी प्रसाद बनाम संघ के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो है अगले वाद जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में वर्णित जो मौलिक अधिकार है उसको संशोधन कर सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। फिर बाद में 1971 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में कि अगर कोई भी विधि ऐसी है जो संसद 368 के अंतर्गत संशोधित करती है, अगर वह मूल अधिकारों का हनन करती है तो उसे हनन की स्थिति तक विधि शून्य माना जा सकता है। अब आइए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष सब लोग समान हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सब लोग समान हैं और विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। यह व्यक्तियों पर लागू होता है, अर्थात नागरिक, कंपनी, निगम, विदेशी नागरिक। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से यह लिया गया है। यह नकारात्मक विचार है क्योंकि इस क्षमता के कारण विभिन्न परिस्थितियों वाले व्यक्ति जैसे गरीब, मजदूर, पिछड़े एवं वंचित वर्गों आदि का एक समान लागू करना उचित नहीं है। इसलिए विधियों का जो समान संरक्षण की बात की गई है, इसके अंतर्गत समानता एवं असमानता में अलग अलग व्यवहार किया जाता है। फिर जो है इसका उससे उद्देश्य जो है समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाना है। और जो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल हैं उन पर विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। यानी वो राज्य अपने कार्य के प्रति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये अनुच्छेद 361 में वर्णित है। फिर आइए अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल
अनुच्छेद 15 हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो है धर्म, वंश, मूल, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव की संकल्पना के प्रति अधिकार जो दिया गया है उसको देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। दोस्तों हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की